बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैम 402 एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 और इसका सेकंड सेक्शन है एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिसिजन, एक्यूरेसी एंड एरर्स। आज हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे। इसकी डिटेल में जाने से पहले एरर्स इन केमिकल एनालिसिस इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। पहली बात, it is impossible to perform a chemical analysis that is totally free from errors or uncertainty। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई कीमियाई एनालिसिस करें, तज्जिया करें, कोई काम करें और उसमें गलती के चांसेस ना हो। जैसा कि सर्फ एक्सेल की एक ऐड आती है टीवी के ऊपर, दाग नहीं तो सीखना। आपने इन एरर से परेशान नहीं होना, ये आपको सीखने में मदद देती है, आपकी लर्निंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, इनकी अपनी एक अहमियत है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आयरन 3 का। उसकी कंसंट्रेशन 20 ppm है। अब मैं आप में से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ और उसके 6 रेप्लिकेट सैंपल बनाता हूँ और हर एक स्टूडेंट को दे देता हूँ कि आप इसका एनालिसिस करें। अब 6 स्टूडेंट जो हैं उसके मुझे 6 एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो सबमिट करेंगे। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं एक ही स्टूडेंट को उसके 6 रेप्लिकेट एनालिसिस सैंपल बना के देता हूँ और वो उसके एनालिसिस करके अब 6 के 6 जो रेप्लिकेट है उनके रिजल्ट मुझे सबमिट करता है। फॉर एग्जांपल, पहला जो रिजल्ट है वो 19.4 ppm है, दूसरा 19.5 ppm है, तीसरा 19.6 ppm है, नेक्स्ट 19.8 ppm है, पांचवा 20.1 ppm है और छठा 20.6 ppm। अब देखिए, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था उसकी कंसंट्रेशन तो 20 ppm है, लेकिन अब जो रेप्लिकेट एनालिसिस होते हैं सैंपल के, उनमें आप देखते हैं कि 6 मुख्तलिफ वैल्यूज हमें मिलती हैं, 6 हमें मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? अब इसको अगर हम इन तमाम 6 वैल्यू की एवरेज ले लेते हैं, जो कि हम समझते हैं कि हमारी जो असल वैल्यू है उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा करीब आएगी, तो इन 6 की 6 रेप्लिकेट मेजरमेंट्स को जमा करें और इसके ऊपर 6 के ऊपर इसको डिवाइड कर दें और उसके बाद आपको जो इसकी एवरेज वैल्यू मिलती है, मीन वैल्यू जिसे बोलते हैं, वो है 19.8 ppm। नो डाउट ये 20 ppm के बहुत करीब है, लेकिन बहरकैफ ये 20 ppm नहीं है, क्योंकि अब हमने जो असल सैंपल जिसके एनालिसिस किए हैं वो तो 20 ppm है। तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज क्यों आई हैं, मुख्तलिफ रिजल्ट्स हमें क्यों मिले? बेसिकली every measurement is influenced by many uncertainty which combine to scatter the result। जब आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो एट ए टाइम उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपको असल एक्चुअल रिजल्ट के करीब से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और आप वो असल नतीजा नहीं ले पाते। उसमें बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, आप अनकंफर्टेबल हैं, या आपकी आई साइट का इशू है, या इससे मिलते जुलते बहुत से इशू हो सकते हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई इशू है, आपका जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, या सम अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
क्या हमें इसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए? इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या जो असल रिजल्ट है वो हासिल करने के लिए हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए? ये इतना आसान काम नहीं है। तो अगर आप बार बार कोशिश करके आप 20 ppm वैल्यू ही हासिल करना चाहते हैं, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। उन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करना जो आपकी मेजरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये शायद मुमकिन नहीं है। या अगर मुमकिन है आप ये नतीजा हासिल कर लें, लेकिन इसके लिए जो टाइम दरकार है वो हो सकता है कि घंटों की बजाय दिनों पे मुश्तमिल। अब क्या करना चाहिए? क्या आप इतना ज्यादा टाइम अफोर्ड करते हैं? No one can afford to waste time generating data that are more reliable than is necessary for the job at hand. क्या आप उससे बेहतर नतीजा लेना चाहते हैं जो कि आपको दरकार ही नहीं है, जो कि आपकी जरूरत ही नहीं है? तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको वो लेवल डिफाइन करना होगा कि आपको उस जो केमिकल एनालिसिस है उसकी नेचर को जानना ज़रूरी है। क्या हमें किस लेवल तक हम इसमें जो वायलेशन है या गलती है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर आप अपनी इनपुट देंगे ताकि हम जो मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपना नतीजा कर सकें या अपना जो वैल्यू है वो हासिल कर सकें। अब बेसिकली ये सेक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके सिलेबस में इसका महदूद पोर्शन है, तो ये बेसिकली एक सेक्शन जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो इन चीज़ों को डील करता है उसको हम बोल देते हैं डाटा हैंडलिंग। डेटे को आपने हैंडल कैसे करना? आपने सबसे पहले डेटा कलेक्ट कैसे करना है, हासिल कैसे करना है, उसको अरेंज कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है, उससे नतीजा अखज़ कैसे करना है, और जो आपने नतीजा अखज़ किया है वो कितना रिलायबल है ये आपने कैसे देखना है। तो इन तमाम तर मामलात को देखने के लिए या इन तमाम एस्पेक्ट को डील करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। तो डिस्कस करते हैं व्हाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले साइंटिस्ट नीड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। जब आप एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है आपने कम्युनिकेट करना है तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंस का आपको अंदाजा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल डेटा एनालिसिस मेथड्स needed to get the most information from finite data set। अब इसके लिए बहुत से स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल हैं, इवन डेटा हासिल करने के लिए या फिर उस डेटे को अरेंज करने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए। तो बेसिकली ये वो तमाम तर एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। What does statistics involve? Defining properties of probability distribution for infinite populations. Applications of these properties for the treatment of finite real world data sets। और हम इसमें कौन कौन सी अप्रोचेस यूज करते हैं? हमने डेटा रिपोर्ट कैसे करना है, डेटा को ट्रीट कैसे करना है, हमने फिनाइट सैम्पलिंग कैसे करनी है,
और इस सारे काम के लिए हमने अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन सा चूज करना। तो बेसिकली ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम स्टैटिस्टिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। एनालिटिकल केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स का आपस में चोली दामन का साथ है। अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ हम कुछ यूजफुल स्टैटिस्टिक्स टर्म्स यूज करेंगे, ये हम रोजमर्रा लाइफ में भी यूज करते हैं और इनमें से कुछ तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप उर्फ़े आम में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन है एवरेज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। मीडियन क्या है? मिड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी अपनी अपनी अहमियत क्या है? तो सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। द मीन ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स इज देयर एवरेज वैल्यू। आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, जो आपके पास रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं, उन तमाम का आप सम लेते हैं और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स के ऊपर, जो आपकी टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनके ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं और नतीजतन जो आपको वैल्यू मिलती है उसको हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं और उसको हम मीन वैल्यू। दूसरा है मीडियन। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ द वैल्यूज। आप बहुत सी रेप्लिकेट मेजरमेंट्स लेते हैं, उनको आप एक साइज के ऑर्डर से अरेंज कर लेते हैं, जिसे आप कहते हैं तरतीबे सऊदी या तरतीबे नज़ुली, या आप इसको ये कह सकते हैं कि हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लेते हैं। आपने देखना है कि उन तमाम वैल्यूज को आपने देखने के बाद उनकी जो मिडिल वैल्यू है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इन केस आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो ऑड है, तो आपने उनकी जो मिडिल वैल्यू है वो सर्कुलेट कर लेनी है और वो आपका मीडियन है। अब अगर ऐसा नहीं है, वैल्यूज आपके पास जो दी हुई हैं वो इवन है, 6 हैं, 8 हैं, 4 हैं, ऑड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उनकी जो दो सेंट्रल वैल्यूज हैं उनकी एवरेज ले लेंगे। अब दो सेंट्रल वैल्यूज हैं उनकी हम एवरेज ले लेंगे, तो ये इसका मीडियन होगा। अब जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि हम मीन या मीडियन, इनका आपस में डिफरेंस क्या है? इनकी जब हम डेटे को ट्रीट करते हैं या उनका एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली दोनों एक ही लगते हैं। अपेरेंटली ऐसे लगते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पूरे डेटा के अंदर कोई एक आध वैल्यू जो है वो अबनॉर्मल होती है। अबनॉर्मल वैल्यू से मुराद ये है कि आपकी वो वैल्यू बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं उनसे डिफरेंट होती है, या तो बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है। आप अगर इस सूरत में उसका मीन निकालते हैं तो जो आपकी एवरेज आती है वो आपकी जो ट्रू वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा डिफर करेगी, और आपका जो ये नतीजा है आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, प्रॉब्लमेटिक है।
तो ऐसी सूरत हाल में जब आप उस डेटे का मीडियन ले लेते हैं, तो मीडियन लेते वक्त वो आपकी जो सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू है, जो कि अबनॉर्मल वैल्यू है, जो कि क्वेश्चनेबल वैल्यू है, जो कि तमाम वैल्यूज से डिफरेंट है, अब वो एक साइड पे चले जाएगी और आप सेंटर वाली एक वैल्यू लेते हैं या आप दो वैल्यूज की एवरेज लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो मीडियन होगा वो दैट इज सपोज टू बी अ वेरी क्लोज टू द एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से अब इन दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। आप मीन और मीडियन वाली ये जो अप्रोच है कैलकुलेशन के लिए, जो हमने आयरन 3 का एक एनालिसिस किया है जिसका 20 ppm उसकी कंसंट्रेशन है, अगर हम उसका मीन भी निकालते हैं और उसका हम मीडियन भी निकालते हैं, तो उसका मीन आएगा द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 19.8 ppm। राउंड ऑफ करके ये वैल्यू बनाई गई है, असल वैल्यू 19.78 आएगी। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 19.8 ppm आ गया। अगर आप इन्हीं 6 वैल्यूज का मीडियन लेते हैं तो आप देखें कि आपकी ये वैल्यूज जो हैं ये इवन हैं। आप इनको क्या करेंगे, आप इन जो सेंट्रल दो वैल्यूज हैं 19.6 एंड 19.8, आप इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और आपको जो जवाब मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो 19.7 ppm है। अब 19.7 ppm और 19.8 ppm ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी आपके पास सेट ऑफ डेटा है उसकी आप मीडियन और मीन लेते हैं तो दोनों सेम आ जाए। इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। जब आप महसूस करते हैं कि हमारे डेटे में कोई आउटलायर एग्जिस्ट करता है, कोई एक क्वेश्चनेबल वैल्यू है जो कि तमाम वैल्यू से यूनिक है, बहुत बड़ी है, जो छोटी है, तो आप उसका मीडियन लेंगे इंस्टेड ऑफ मीन। और अगर आपकी तमाम जो इंडिविजुअल या रेप्लिकेट्स मेजरमेंट्स या वैल्यूज हैं वो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनमें एक सीक्वेंस नज़र आता है या वो क्लोज हैं, तो फिर आप उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, अ कलेक्शन ऑफ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ एक टर्म है सैंपल। जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे थे तो उसके नट एंड बुलेट्स के मतलब बात कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि सैंपल क्या है। अ स्मॉल होमोजेनियस एंड रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ बल्क मटेरियल अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज सैंपल। ये सैंपल की डेफिनेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसको हम कहेंगे अ फिनाइट सेट ऑफ मेजरमेंट्स विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। जो ऊपर पॉपुलेशन दी गई है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है फिनाइट सेट ऑफ मेजरमेंट्स, उसको हम सैंपल बोलते हैं। अब है ट्रू वैल्यू क्या है और मीन वैल्यू क्या है। जैसा कि पिछली एग्जांपल के अंदर 20 ppm का हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था, तो 20 ppm क्या है, उसकी ट्रू वैल्यू है। और अगर हम उसका ट्रू मीन ले लेते हैं, उसकी मीन वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, तो हम उसको, अब यह है कि एक इस तरह की चीज होती है कि जब हम उसकी ट्रू मीन बता देते हैं कि इसकी ट्रू मीन ये है, जिसको म्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऑब्जर्व मीन होती है
जो कि आप रेप्लिकेट्स मेजरमेंट्स लेने के मुतल्लक, अब ये है कि किसी भी चीज़ के मुतल्लक जो उसकी स्टैंडर्ड के मुतल्लक बताना है, तो या तो आपको बताया जाएगा कि इसकी मीन वैल्यू ये है, तो उसको हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप उसकी बताया जाता है कि ट्रू वैल्यू ये है, जैसे 20 ppm है, तो हम उसको xt के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसकी ट्रू वैल्यू, इसको एक्सेप्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अगर आप उस सैंपल को जिसकी आपको ट्रू मीन बताई गई है या उसकी आपको एक्सेप्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू बताई गई है, उसकी आप रेप्लिकेट मेजरमेंट्स लेने के बाद आप उसकी एवरेज निकालते हैं, तो ये उसको बोल देते हैं एक्स बार के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको ऑब्जर्व्ड मीन बोलते हैं। अब आगे बात, ये स्टैटिस्टिकल दो टर्मिनोलॉजी हैं, जिसको एक को बोलते हैं एक्यूरेसी, एक को बोलते हैं प्रिसिजन। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका ये बड़ा अहम तरीन हिस्सा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने देखना ये है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिजन क्या है, इनमें सिमिलरिटी क्या है, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं, इज देयर एनी डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। आपके पास कोई भी चीज है, उसकी आपको एक्चुअल वैल्यू बताई जाती है और फिर आप एनालिसिस करके उसकी एक वैल्यू निकालते हैं, फिर आप एनालिसिस करके उसकी एक वैल्यू निकालते हैं कि ये इसकी वैल्यू आती है। अब उन दोनों का डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या है, उन दोनों वैल्यूज का, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, एवेल्युएशन के बाद आपने निकाली है, और एक आपकी एक्सेप्टेड या ट्रू है, उन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है। जो जितना डिफरेंस कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना डिफरेंस ज्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी ही कंप्रोमाइज होती जाएगी। तो बेसिकली अब दोबारा इसकी डेफिनेशन सुने कि डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। और ये भी एक हकीकत है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू इज सेल्डम नोन। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी वैल्यू की हकीकत को जान, आप उसकी असल वैल्यू को निकाल लें। बहरकैफ जब आप एनालिसिस करते हैं तो कभी भी 100% वो आपके जो वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू के से मैच नहीं करती, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू, इसकी ये रियलिस्टिक डेफिनेशन है एक्यूरेसी की। आगे एक एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, प्रिसिजन क्या होती है? डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। आपको 20 ppm का आयरन का सॉल्यूशन दिया गया था और आपने जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ली, 6 मेजरमेंट्स, उनका आपस में क्लोजनेस क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। आप बार बार एनालिसिस करें और बार बार रिजल्ट आपको जो रिपीटेडली मिलते हैं उनकी आपस में क्लोजनेस क्या है? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द measured values, replicate measurements, that is called as precision। और किसी भी डेटे की प्रिसिजन को चेक करने के लिए कि ये हमारे पास जो हमें डेटा मिला है ये कितना प्रिसाइज है,
ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं। इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस, रेंज ऑफ डेटा, कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द मीन वैल्यू। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिनसे हम किसी भी डेटे की प्रेसिजन चेक कर सकते हैं। ये एक बड़ी फेमस एग्जांपल है। ये 3 चेकर बोर्ड आपके सामने दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट आप में से मैं लेता हूं, उसे कहता हूं कि आप निशाने लगाएं। तो ये वाला चेकर बोर्ड है। अब वो सारे के सारे जब निशाने लगाता है तो उसका जो सेंट्रल सर्कल है उसके अंदर जाके लगते हैं। यहां पे इंतहा दर्जे की एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है, क्योंकि आपने जितने भी निशाने लगाए हैं वो आपके असल टारगेट के बहुत क्लोज हैं। तो हियर देयर इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अब उनको चेक करें कि वो जो इंडिविजुअल आपने बुलेट्स लगाई हैं या निशाने लगाए हैं उनको आप आपस में चेक करें। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब ये है देयर इज ऑल्सो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिसीजन। तो यहां हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी भी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिसीजन भी है। अगर आप इसको देखें सेकंड चेकर बोर्ड को, इसमें जो बच्चा निशाने लगाता है वो सारे के सारे जो कि एक्चुअल पोजीशन है उससे बहुत दूर है लेकिन आपस में बहुत करीब करीब है। तो आप यहां कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड पुअर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अब आप आ जाएं इस तीसरे चेकर बोर्ड के ऊपर। अब आप देखते हैं कि सारे के सारे जो निशानात लगे हुए हैं वो ना तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके करीब हैं और ना ही ये आपस में करीब करीब हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हैं तो पुअर लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज देयर, अगर आप प्रिसीजन की बात करते हैं तो ये आपस में भी क्लोज नहीं है, तो पुअर लेवल ऑफ प्रिसीजन इज आल्सो देयर। लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी हकीकत है, यू कांट हैव एक्यूरेसी विदाउट गुड प्रिसीजन। आपकी एक्यूरेसी जो है वो नहीं है तो आपकी प्रिसीजन अगर नहीं है तो आपकी एक्यूरेसी क्वेश्चनेबल है। बट प्रिसाइज रिजल्ट्स कैन हैव अ डिटरमिनेट और सिस्टमैटिक एरर। लेकिन एक प्रिसाइज रिजल्ट जो है इवन देन वो ट्रू वैल्यू के करीब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उसमें गलती के चांसेस हैं, उसमें गलती के चांसेस हैं। तो बेसिकली आप दोबारा देखें, आप डेफिनेशन देखें कि एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू, दिस इज एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन को देखें, the degree of closeness between the replicate measurements, the degree of closeness between the measured values, और दोनों का डिफरेंस देखें। तो जब हम एनालिसिस करते हैं, इन केमिकल एनालिसिस अच्छा डेटा रिपोर्ट करने के लिए, उसकी अच्छी ऑथेंटिसिटी रखने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस को ज्यादा से ज्यादा अप्रोप्रिएट और बेहतर बनाने के लिए आपका जो डेटा है वो प्रिसाइज भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। आपके एनालिसिस के अंदर प्रिसीजन भी होनी चाहिए,
एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। हम किसी के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और अगर आपके पास बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं तो भी उसके अंदर गलती के चांसेस हैं। और अगर आपका जो रिजल्ट है वो आपस में वैल्यू बेशक दूर दूर हों, लेकिन उनकी जो एवरेज आप निकालते हैं वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है, लेकिन उनमें जो इतना डिफरेंस ऑब्जर्व वैल्यू में आ रहा है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम एक्यूरेसी को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये था एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है और इनको हम एवेल्युएट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ तरह की जो एरर्स केमिकल एनालिसिस में हम फेस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर्स इन केमिकल एनालिसिस: डिटर्मिनेट एरर्स, इनडिटर्मिनेट एरर्स और ग्रॉस एरर्स। जो डिटर्मिनेट एरर्स होती हैं इनको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, और जो इनडिटर्मिनेट एरर्स होती हैं इनको रैंडम एरर बोलते हैं, इनको रैंडम एरर बोलते हैं। और एक तीसरी किस्म है जो इन दोनों से यूनिक है, उसको हम बोल देते हैं ग्रॉस एरर्स। ये हम शुरू में मीडियन की कैलकुलेशन में हम बता चुके हैं कि अगर कोई एक वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी या बहुत छोटी है तो दैट इज ग्रॉस एरर, दैट इज ग्रॉस एरर। तो बहरकैफ अब हम इन जो तीनों ही टाइप्स की एरर्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेट एरर्स। और दिस सिस्टमैटिक? यस, दीज आर सिस्टमैटिक। इनको डिटर्मिनेट एरर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर डिटरमाइनेबल एंड आइदर अवॉइडेड और करेक्टेड। ये वो एरर्स हैं, डिटर्मिनेट एरर्स या सिस्टमैटिक एरर जो हैं, ये वो एरर्स हैं। पहली बात तो ये है कि इनको मालूम किया जा सकता है, इनके सोर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है। और अगर आप किसी भी किस्म की जो मिस्टेक, गलती या एरर है उसको आप पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके सोर्स का आपको पता चल जाता है, तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं और उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसा कि नाम जाहिर करता है, डिटर्मिनेट एरर्स, इनको डिटरमाइन किया जा सकता है, ये डिटरमाइनेबल होती हैं, और अगर डिटरमाइनेबल हैं तो इनको हम करेक्ट भी कर सकते हैं, इनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जो डिटर्मिनेट एरर्स हैं ये दो किस्म की होती हैं, एक प्रोपोर्शनल एरर होती हैं और दूसरी कांस्टेंट एरर्स। अब इन प्रोपोर्शनल एरर और कांस्टेंट एरर्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको आपके घर से एक देसी एग्जांपल दूंगा। हमारे घरों में हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं और उसके लिए जो सामान है उसके वज़न की एक लिमिट है कि आप एक बैग जो है इतने वज़न का ले जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वज़न का बैग होगा तो वो एयरपोर्ट से वो नहीं रखेंगे, जहाज़ के ऊपर लोडिंग नहीं हो सकती उसकी। तो इसके लिए हम आम तौर पे घरों में एक स्प्रिंग बैलेंस रखते हैं जो किसी भी जगह पे हैंग किया जा सकता है। उसके नीचे एक हुक होती है और उसमें जो चीज़ें बैग के अंदर डालनी है, डालने के बाद हम उसके साथ उसको वे कर लेते हैं, उसका वजन कर लेते हैं। अब देखें कि आपका जो बार बार यूज होने के बाद जो स्प्रिंग का बैलेंस है, सॉरी जो बैलेंस का स्प्रिंग है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो वो क्या करता है कि जब उसके ऊपर आप 1 किलो वजन करते हैं तो वो 1.1 केजी आपको शो करता है। उसकी जो स्केल है वो शो करती है कि 1.1 है। अगर आप उसके ऊपर 2 केजी वजन करते हैं तो 2.2
वो शो करता है स्केल के ऊपर। इसी तरह अगर आप 9 kg उसके ऊपर वजन करते हैं तो 9.9 kg शो कर देता है। अब आपने इसमें देखा होगा कि जैसे जैसे वजन की मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं उसमें जो एरर है वो भी बढ़ती जा रही है, एरर भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली ऐसी एरर्स जो जैसे रेप्लिकेट जो मेजरमेंट है उसका जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो एरर जो है वो भी उसी रिलेशन के साथ बढ़ती जाती है या कम होती जाती है अगर हम वजन को कम करते हैं या मेजरमेंट्स का साइज हम कम कर देते हैं। अगर आपकी जो मेजरमेंट्स है उसका आप साइज बढ़ाते जाते हैं तो जो उसमें एरर है उसका साइज जो है वो भी उसी रेफरेंस से उसी रेशो से बढ़ता जाता है। तो इनको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनल एरर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रोपोर्शनल एरर्स। और दूसरी होती है कांस्टेंट एरर। फॉर एग्जांपल आपके घर में वही स्प्रिंग बैलेंस है और उसमें कोई फॉल्ट आ गया है कि आप उसके ऊपर कोई भी वजन करते हैं तो वो 1 kg ज्यादा शो करता है, वो 1 kg ज्यादा शो करता है। तो अगर आप उसके ऊपर 10 किलो वजन करते हैं तो वो 11 किलो शो कर देगा, 20 किलो करेंगे तो 21 किलो शो कर देगा, 40 किलो करेंगे तो 41 किलो शो कर देगा। यानी कि आप बेशक आपकी जो वजन कर रहे हैं उसका साइज बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है लेकिन जो आप उसमें एरर है जो मिस्टेक है वो कांस्टेंट है, वो 1 kg ही रहती है। तो इस तरह की एरर जो मेजरमेंट का साइज बढ़ने के साथ या कम होने के साथ उसी रेशो के साथ तब्दील नहीं होती, कांस्टेंट रहती हैं। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं उनको हम कांस्टेंट एरर। अब डिटर्मिनेट एरर के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? डिटर्मिनेट एरर के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? दैट मे बी पर्सनल एरर्स due to the error of persons, that may be instrumental error and that may be method error। यानी कि आपकी जो डिटर्मिनेट एरर है उसका सोर्स या तो पर्सन हो सकता है जो मेजरमेंट्स ले रहा है, या मेजरमेंट्स लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस वो यूज कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसमें मिस्टेक आ रही है, उसमें एरर आ रही है, या फिर जो तरीकेकार उसने अपनाया हुआ है वो मेजरमेंट्स लेने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस वजह से भी एरर आपकी मेजरमेंट्स में इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो इस तरह से ये 3 सोर्सेस हैं। अब हम इन तीनों सोर्सेस को अलग-अलग डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो और आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल एरर की। पर्सनल एरर जो ऑपरेटर की वजह से पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट्स, जो मेजरमेंट्स ले रहा है उसकी किसी एक्टिविटी की वजह से आपके मेजरमेंट्स में एरर आती है तो उसको पर्सनल एरर बोलते हैं। अब आप देखें कि जैसे हम ह्यूमन हैं तो कुछ ह्यूमन की जबिलतें होती हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, तो ये मेरी नेचर में शामिल है, ये मेरी नेचर में शामिल है। इसी तरह ये आप सबके एटीट्यूड में ये चीज़ पाई जाती है। तो मैं आपको ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिजिट्स की। कुछ लोग होते हैं उनको इवन डिजिट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको और डिजिट्स अच्छे लगते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इवन डिजिट्स अच्छे लगते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब ये हमारी नेचर में बिल्ट इन चीजें हैं, इनको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन बहुत कोशिश के साथ।
अब आप देखें कि आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, आप बेस का सॉल्यूशन जो है उसको आप टाइट्रेट कर रहे हैं एसिड के सॉल्यूशन के साथ। जब आप एंड पॉइंट अचीव कर लेते हैं तो अब आपने रीडिंग नोट करनी है। या इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप प्रैक्टिकल की नोटबुक्स देखते हैं और आप जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो हमेशा उसमें आप 3 मेजरमेंट्स लेते हैं, 3 बार एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं और जो उसकी एवरेज आती है फिर हम उसको फर्दर कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो आप कोई भी कॉपी उठा के देख लें, उसमें जो मुख्तलिफ रेप्लिकेट मेजरमेंट्स या वैल्यूज दी होती हैं वो हमेशा 10 ही होती हैं। वो 10 क्यों होती है? क्योंकि ये वो डिजिट है, ये वो फिगर है जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देता है। इसके लिए आपको किसी किस्म के कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली उनको एक नजर देखने के बाद उसका आप आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एक वजह है। इसी तरह जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस के दौरान आप जब आपने रीडिंग लेनी है तो एक बंदे को जो और डिजिट हैं वो ज़्यादा पसंद है, तो अगर कोई एक तो है ना प्रॉपर डिजिट हैं 1 2 3 4 और उसके बाद कुछ के सब सेक्शन जो है, जैसे फर्दर 1 और 2 के दरमियान जो जगह है उसको फर्दर डिफरेंट स्केल में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर वो 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर उसकी रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते हुए माइट भी वो आपका जो रीडिंग है वो 5 और 4 के दरमियान है। तो आपको अगर इवन डिजिट पसंद है तो आप 4 लिखेंगे, 1.4, और अगर आपको और डिजिट पसंद है, जिसको पसंद है, तो वो 1.5 लिखेगा। ये ह्यूमन नेचर है। या इसके अलावा ये भी ऑप्शन हो सकती है कि किसी बंदे की आई साइट ठीक नहीं है, जब वो रीडिंग लेता है तो उसको वो प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाता, या ये ऑप्शन है कि उसके लिए एक ग्रे स्केल यूज की जाती है। जब आप ब्यूरेट के ऊपर रीडिंग लेते हैं तो उसके पीछे वो एक शीट होती है वो रख लेते हैं ताकि वो कोई चमके ना या कोई फ्लक्चुएशन ना हो या उसकी वजह से आपकी रीडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सही तरह से वो नजर आ रहा है, मोनिस्कस जो है उसको आप ऑब्जर्व कर सकें। तो एक तो ये है कि उसमें कोई चीज आपको चमकती है जो आपको आंखों रिफ्लेक्शन आपको पड़ रही है, तो इस वजह से भी आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। या दूसरी वजह ये है कि आपने उसको प्रॉपर अपने आई लेवल के ऊपर जाके उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, मैंने आपको एक बताया। तो इस तरह से अब आप जो रीडिंग लेंगे अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उस रीडिंग की वजह से, उस मेजरमेंट की वजह से जो फर्दर आपकी अल्टीमेट कैलकुलेशन है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है, जो एरर आती है, दैट इज ड्यू टू यू। और जो इस तरह की एरर्स होती हैं उनको हम पर्सनल एरर्स बोलते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहली बात तो यह है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और अगर हमको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस यूज कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट्स के लिए, तो जो फ्लक्चुएशन इन लाइट है, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन है, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो उस डिवाइस की मेजरमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से आप जब भी कोई इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लेंगे, फिर आप दूसरी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लेते हैं, जो फिर आप तीसरी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लेते हैं, तो वो कभी भी 100% सेम नहीं हो सकती, उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी, उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी। तो वो वेरिएशन क्यों है? ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन इंस्ट्रूमेंटल रिस्पांस। वो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, वो ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है,
वो फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज की वजह से हो सकता है, या मैंने आपको ये 3 फैक्टर बताए, इसके अलावा बहुत से फैक्टर और भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से एरर इनकॉर्पोरेट होती है इन योर अल्टीमेट कैलकुलेशन, इन योर मेजरमेंट, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब आपके सामने मैं एक और एग्जांपल रखता हूं कि एक आपके पास पिपट है, उससे आपने वॉल्यूम मेजर करना है गर्मियों के दिनों, जब आपकी जो लेबॉरेटरी का टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। कभी आपने पिपट देखी हो तो उसके ऊपर जो टेम्परेचर मेंशन होता है कि जो उसकी कैपेसिटी बताई गई है वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो जो कैपेसिटी उसके ऊपर मेंशन है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से चीजें कॉन्ट्रैक्ट या फैलाव उनका हो जाता है, वो फैलती, तो वॉल्यूम में चेंज आएगी डेफिनेटली टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। अब इस सूरत में एक बंदा जो है वो वॉल्यूम मेजर कर रहा है पिपट के साथ, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में एनालिसिस के लिए उसने एक अप्रोप्रिएट वॉल्यूम की मिकदार है जो उसने डिलीवर करनी है। अब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, आपको जो पिपट प्रोवाइड की गई है उसकी जो कैपेसिटी है मेजर करने के लिए वो अप्रोप्रिएट है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आप 45 के ऊपर कर रहे हैं। तो अब उसमें टेम्परेचर में वॉल्यूम में टेम्परेचर में इजाफे की वजह से उसके वॉल्यूम में जितना फैलाव आ चुका है, वो जो ज्यादा वॉल्यूम मेजर करेगा वो किस वजह से है, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसमें ऑपरेटर का कोई कसूर नहीं। तो बहरकैफ इस तरह की जो एरर्स आपकी मेजरमेंट्स में इनकॉर्पोरेट होती हैं उनको हम बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। और नेक्स्ट है मेथड एरर। अब देखें, मेथड एरर बताने के बाद उससे पहले मैं आपको मेथड जो है उनकी 3 क्लासेस होती हैं, उनके मुतल्लिक आपको मैं जरूर बताऊंगा। एक होते हैं स्पेसिफिक मेथड, एक होते हैं सिलेक्टिव मेथड, एक होते हैं यूनिवर्सल मेथड। जो स्पेसिफिक मेथड होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक एनालाइट के एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। अगर आप उनको किसी दूसरे एनालाइट के एनालिसिस के लिए यूज करोगे तो वो आपको अप्रोप्रिएट या रिलायबल वैल्यू नहीं देगा, आपको रिलायबल मेजरमेंट्स नहीं देगा। वो सिर्फ एक के लिए स्पेसिफाइड है। अगर आप दूसरे एंड पे देखते हैं, कुछ मेथड जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, जो एक रेंज ऑफ एनालाइट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब उस रेंज ऑफ एनालाइट के लिए उसका रिस्पांस होता है उस मेथड का, और वो आपको रिलायबल रिजल्ट देता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो बेसिकली वो जो आपका स्पेसिफिक मेथड है उस जितना एक्यूरेट नहीं हो सकता। एक होते हैं यूनिवर्सल, वो किसी भी एनालाइट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां जिक्र करने का मतलब ये है, या इसका मकसद ये है कि जो मेथड की अप्रोप्रिएट सिलेक्शन है, किस एनालाइट को हमने किस प्रोसीजर, किस प्रोटोकॉल, किस मेथड के साथ एनालाइज करना है, अगर आपकी सिलेक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप हतमी नतीजा जो अखज़ करेंगे वो कभी भी रिलायबल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल, एक एनालाइट जो है उसके एनालिसिस के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड लेना चाहिए था, हम सिलेक्टिव ले लेते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो बहरकैफ उसका जो नतीजा है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज्ड होगा। तो इस सूरत हाल में जो डिफरेंस आएगा आपकी मेजरमेंट्स में, वो एरर इनकॉर्पोरेट करेगा, और इस वजह से जो एरर आपके सिस्टम में आती है या आपकी मेजरमेंट्स में आती है उसको हम बोल देते हैं मेथड एरर।
तो यहाँ हमने डिटर्मिनेट एरर के मतलब डिस्कस किया है कि ये है क्या, इसकी टाइप्स क्या हैं, और फिर इनके सोर्सेज क्या हैं। और सोर्सेज को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक बंदा है वो स्किल्ड नहीं है, वो थोड़ा सा बाइस्ड है फिगर के मामले में, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो उसको अपनी इस हैबिट के ऊपर अगर कंट्रोल करेगा तो उसको सही वैल्यू मिल जाएगी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज ऑफ लाइट, अगर वो इस तरह से लैब कंडीशन को कंट्रोल कर लेगा तो इनके ऊपर भी वो कंट्रोल कर लेगा, इस एरर को वो कंट्रोल कर लेगा। इसको करेक्ट भी कर सकता है और इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। और इसी तरह से जो मेथड एरर है उसको भी हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप है एरर की, जिसको हम बोल लेते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। जो लफ्ज इनडिटर्मिनेट है वो बजाते खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको मालूम नहीं किया जा सकता, दे आर रैंडम। इनडिटर्मिनेट एरर जो है दे आर रैंडम, दे आर नॉट सिस्टमैटिक, इनको मालूम नहीं किया जा सकता। दीज आर एक्सीडेंटल एंड रैंडम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन एरर्स में वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से ये वकूफ पज़ीर होते हैं। वो बेशुमार छोटे छोटे फैक्टर्स हैं और बहुत ज्यादा है, और वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो फैक्टर्स जिनकी वजह से कुछ एरर्स हमारी मेजरमेंट्स में आती हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है, उनको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो क्या उनको अवॉइड किया जा सकता है? क्या उनको करेक्ट किया जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये इनडिटर्मिनेट एरर्स जो है दे रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी दैट अकर इन एनी मेजरमेंट्स। आप इनको कह सकते हैं कि स्मॉल डिफरेंस ऑन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। जो आप रेप्लिकेट मेजरमेंट्स लेते हैं, रेप्लिकेट सैंपल को जो आप मेजर करते हैं, तो वो उनमें जो डिफरेंस आता है, उनमें जो डिफरेंस आता है, तो बेसिकली ये इनडिटर्मिनेट एरर की वजह से होता है। अब इनडिटर्मिनेट एरर को हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली जो किसी भी डेटे की प्रिसिजन है वो उसकी रैंडम एरर का एस्टिमेट देती है। और इनको हम स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी है, फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम एस्टिमेट करने के बाद किसी भी डेटे की जो प्रिसिजन है वो देख सकते हैं, और उसमें जो रैंडम एरर है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। रैंडम एरर के मतलब कहा जाता है कि रैंडम एरर्स फॉलो अ गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो मीन वैल्यू है, जो डेटा है, दैट इज सपोज्ड टू बी स्कैटर्ड इक्वली ऑन बोथ साइड। आपकी मीन वैल्यू पे जो आप डेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है
on both sides, positive side and negative side. We are 90% certain that the true value fall within the 2 sigma infinite populations if there is no systematic error. ये नीचे जो कर्व दी हुई है इसको आप देखें और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व। एक तीसरी एरर है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर या आउटलायर। एन आउटलायर is an occasional results in the replicate measurements that obviously differ significantly from the rest of results. आप जितनी भी replicate measurements लेते हैं उनमें कोई एक वैल्यू है जो बाकी तमाम सेट ऑफ डेटा से बहुत ज्यादा है, बड़ी है या बहुत छोटी है, यूनिक है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो आप उसको बोलते हैं कि ये आउटलायर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपकी लैब से एग्जाम्पल देता हूं। आप लैब के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे तमाम जो सेंसर्स होते हैं वो हमारे समटाइम कंट्रोल में नहीं होते। आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपने एक रीडिंग ले ली है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, दूसरी रीडिंग ले ली है, तीसरी रीडिंग ले रहे हैं और अचानक से आपका फ़ोन जो है ना उसकी घंटी बज जाती है और आपकी तवज्जो थोड़ी सी उधर होने की वजह से वो एंड पॉइंट से ज़्यादा आप उसमें जो वॉल्यूम है वो चला जाता है आपके एसिड का। या आप उसको पहले नोट कर लेते हैं, यानी कि इस हैप्पैज़र्डली आप जो आपका बाकी रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं उनसे ये जो आप मेजरमेंट्स लेते हैं वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। आपका कोई दोस्त आपको डिस्टर्ब कर देता लैब में काम करते हुए तो अल्टीमेटली आपकी एक मेजरमेंट्स जो है वो बाकी तमाम मेजरमेंट से डिफरेंट आ जाती है। तो ये इसकी वजूहत होती है। अब आपके पास जब डेटा पूरा रिकॉर्ड होके चला जाता है तो आप उस वैल्यूज को जो कि इंटायरली डिफरेंट होती है वो होती तो आउटलायर है, आप कह सकते हैं दैट सीम टू बी आउटलायर, लेकिन उसके मुतल्लिक आप हतमी फैसला नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं और वो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये आउटलायर है या हमारी रेप्लिकेट मेजरमेंट्स है जो बाकी रेप्लिकेट मेजरमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन ये उस पैरामीटर को फॉलो नहीं करती जिसकी बेस पे हम इसको आउटलायर कह सकते। और ये बात बतानी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रॉस एरर जो है इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट एरर। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसके ऊपर क्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब जो आपके पास आउटलायर है जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वैल्यू है उसको आपने फर्दर डेटे की कैलकुलेशन में शामिल रखना है या डिस्कार्ड कर देना है, वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इस टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। हम उसके ऊपर क्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं और वो जो यूनिक वैल्यू है उसको बोलते हैं क्वेश्चनेबल वैल्यू, सस्पेक्टेड वैल्यू। और उस क्वेश्चनेबल वैल्यू के मुताल्लिक हम डिसाइड करते हैं क्या हम उसको अपने डेटे में रिटेन करेंगे या इसको डिस्कार्ड करते हैं। The Q test is used to determine if an outlier is due to the determinate error. If it is not, then it falls within the expected random error and should be retained. यहाँ एक फार्मूला दिया गया है Q टेस्ट के मुताल्लिक, Q is equal to A over W।
ए क्या है? डिफरेंस बिटवीन द आउटलायर एंड द नियरेस्ट सॉर्टेड रिजल्ट, और डब्ल्यू रेंज ऑफ रिजल्ट। यहां मैं आपको थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूं कि आपने जो आपके पास जितनी भी रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं इंक्लूडिंग योर क्वेश्चनेबल वैल्यू, आप उसको तरतीबे सऊदी में या तरतीबे नज़ूली में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अब आप देखते हैं कि जो आपका आउटलायर है बहुत छोटी वैल्यू है या बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है, उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है, आप उन दोनों का डिफरेंस देखें जो कि ए के बराबर आएगा। फिर डब्ल्यू क्या है? रेंज ऑफ रिजल्ट, जो आपके इस सेट ऑफ डेटा के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और सबसे लोएस्ट वैल्यू है, उन दोनों का आप डिफरेंस ले लें। उन दोनों को आप डिफरेंस लेने के बाद जब आप इनकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो Q के बराबर आएगी। अब यहां मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री 9th एडिशन है। The Q test is simple, widely used statistical test for deciding whether or suspected result should be retained or rejected. In this test, the absolute value of the difference between the questionable result, जिसको हम QX कहेंगे, XQ बोलेंगे, and its nearest neighbor XN is divided by the spread W of the entire set to give the quantity Q. Q is equal to X questionable minus XN, जो आपके डेटा के अंदर क्वेश्चनेबल वैल्यू है और जो उस क्वेश्चनेबल वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू है, उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। फिर आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको रेंज ऑफ डेटा देगा जो कि W के बराबर है। अब वो भी कैलकुलेट कर लो। अब जब ये रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, दिस रेशियो इज देन कंपेयर्ड विद क्रिटिकल वैल्यूज Q फाउंड इन टेबल। डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर इनकी वैल्यूज दी होती हैं और आपने साथ ये भी ऑब्जर्व करना है कि ये आप जिस डेटे को ट्रीट कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो आपने अपना इस जो Q का रिजल्ट है वो कंपेयर करना है नंबर, आपकी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है और आपकी ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल है, ये 90% है, ये 95% है और ये 99% है, और ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको देखने के लिए हम इसका एग्जांपल एक देखते हैं। तो बहरकैफ इसमें ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद आगे एक एग्जांपल थी वो मैंने आपको दिखानी थी, लेकिन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो बहरकैफ मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपके पास वैल्यूज आती हैं आप इसकी Q रेशियो निकाल लेते हैं और
क्यू कैलकुलेटेड भी उसको बोलते हैं। और आपके पास बिल फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन थी टोटल, तो आप 3 के सामने देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल ये 9.41 है, 90% जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर तो आपकी क्यू क्रिटिकल की वैल्यू जो है ना ये दी हुई है, रिजेक्ट इफ क्यू इज ग्रेटर देन क्यू क्रिटिकल, अगर आपकी जो रेशो की वैल्यू है वो टेबल वाली वैल्यू से बड़ी है तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे जो आपका आउटलायर है। अगर उससे कम वैल्यू आती है तो आप उसको रिटेन करेंगे, वो किसी और वजह से हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर की वजह से, रैंडम एरर की वजह से, लेकिन वो आउटलायर नहीं है। दैट्स ऑल। आप ये लेक्चर जो मैंने आपको रिकॉर्ड फॉर्म में भेज रहा हूँ, आपने इसको सुनना है और उसके बाद अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन पैदा हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, तो आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसको देखने के बाद क्वेश्चन भेजने हैं, मैं आपको उसका आंसर रिकॉर्ड